हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज से हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। बट देखिए, यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले फार्माकोलॉजी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले फार्माकोलॉजी ही स्टार्ट करी और यूनिट 1 यहाँ पे फार्माकोलॉजी की कंप्लीट हो चुकी है। एंड देखिए, प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 देखने से पहले फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 देख लीजिएगा, तभी आप लोग को ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बट स्टिल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप लोग देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज की इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट यूनिट 1 हम यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री की वन शॉट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी आप लोग के सिलेबस में यूनिट 1 में दे रखे हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर देंगे। इसके साथ ही आप लोग को यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी चीज़ें आप लोग को इसी सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। बाकी देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 के टॉपिक्स को देखेंगे। सभी का टाइम आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड एट लास्ट में आप लोगों से मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन सभी का आंसर आप लोगों को जरूर करना है। कुछ MCQs आप लोग के लिए रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी आंसर आप लोग को करना है, एट लास्ट में करना है, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बाकी नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बाकी हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो देखिए अगर हम लोग इस नाम से इस सब्जेक्ट को समझना चाहें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि क्या है भाई, मेडिसिन की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन की बात करें तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। जैसे पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल सबसे फेमस दवा है हमारी, आप सभी ने इसका नाम सुन रखा है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, ये होता है हमारे यहाँ पे पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करें ना, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो ड्रग है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। यानी देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो व्हाट वी विल एक्चुअली स्टडी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री की, मान लीजिए कोई हमारी सिडेशन या फिर एनेस्थेटिक मेडिसिन है। सिडेशन या फिर एनेस्थेटिक का मतलब कि जो भी हमारी नींद, यानी कि नींद वाली जो दवाएं होती हैं, या फिर कोई ऐसी दवा जो कि हमारा दर्द गायब कर देती है, मतलब गायब नहीं करती है, पता नहीं चलता है, ठीक है। एनेस्थीसिया आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, सिडेशन या फिर एनेस्थेटिक में हमारा एक, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले, बारबिटल, ये हमारी एक ड्रग होती है। इसके बारे में आप लोग को इसी बार में पढ़ना है, ठीक है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो ये आप लोग को 3 सेमेस्टर में पढ़नी है, ठीक है। इस सेमेस्टर में 4th में, 5th में, 6th में, इसके 3 पार्ट आप लोग को आने वाले 2 सेमेस्टर्स, यानी कि इसको मिला के 3 सेमेस्टर तक आप लोग को पढ़ने हैं। अब मान लीजिए हम लोग इस पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री की जर्नी में क्या पढ़ेंगे, अगर हम लोग बेसिकली एक वर्ड में समझना चाहें तो मान लीजिए एक ड्रग है हमारी सिडेशन के अंदर, बारबिटल, ठीक है, ये हमारी एक नींद की दवा है। तो देखिए, हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसे बनता है, कहाँ से स्टार्टिंग से इसकी सिंथेसिस होती है। तो सिंथेसिस में बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह को ही देखेंगे, मतलब रिएक्शंस नहीं, मतलब हमारी सिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें हमारे कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने सार को। अब ये थोड़ा सा एक जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट और कह सकते हो एक स्पेसिफिक टर्म आ जाता है, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। अब ये देखिए, ये सार है ना, ये सार थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग को परेशान भी कर सकता है। बट देखिए, अभी हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, तो आप लोग जो इतना डर रहे हो ना, कुछ है नहीं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, अभी आप लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये बेसिकली होता क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी पैरासीटामॉल ड्रग है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग कुछ माइनर से चेंजेस करते हैं, मतलब हम लोग कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, और उसकी वजह से मान लीजिए जो हमारी दवा है, अगर वो हमारी और अच्छी हो जा रही है, या फिर उसकी एफिकेसी बढ़ जा रही है, या फिर हो सकता है उसके फंक्शंस में कुछ और चेंजेस आ जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जो पैरासीटामॉल सिर्फ हम लोग यहाँ पे दर्द बुखार को खत्म करने के लिए ले रहे थे, हो सकता है उसकी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या होता है कि मतलब ड्रग्स के स्ट्रक्चर में छोटे मोटे चेंजेस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इस CH3 को हटा के जो है हम लोग क्या करें कि C2H5 लगा के देख लें, या फिर मान लीजिए इस NH में हम लोग H की बजाय यहाँ पे जो है कुछ CH3 लगा के देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे चेंजेस करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, यानी कि अपने ड्रग के स्ट्रक्चर में जब छोटे छोटे चेंजेस करते हैं,
तो वही चीज़ हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर होगा हमारा ड्रग का, उसमें हम लोग छोटे छोटे से चेंजेस करके देखेंगे कि इससे हमारे ड्रग के इफेक्ट में क्या असर पड़ेगा, है ना, कि हमारा ड्रग का इफेक्ट कम होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वो सब चीज़ें ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे सार में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे। यानी कि मान लीजिए जो बारबिटल है, तो अगर ये मान लीजिए हमारी एक सेडेशन मेडिसिन है, ठीक है, अगर ये नींद की दवा की तरह काम करती है, तो ये काम कैसे करती है, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड उसके बाद यूजेज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका यूजेज भी देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे सिडेशन में इसका यूज होता है, एनेस्थीसिया में यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हर एक मतलब जो भी मेडिसिन हमारे सिलेबस में दे रखी है उनके बारे में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, अब आप लोग के लिए जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक बार सिलेबस देखें तो ये हमारा कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो ड्रग्स तो भाई बहुत सारी दी हुई हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से हमारी सेकेंड यूनिट से बेसिकली आप लोग की ड्रग स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे देखो आप लोग जो है 1 2 3 4 इस तरीके से आप लोग देखोगे, तो ये पूरी की पूरी ड्रग है, ये सब ड्रग है, ठीक है, ये भी ड्रग है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये सारी भी ड्रग है, ये सारी भी ड्रग है, ये सारी भी ड्रग है। तो अब इस तरीके से तो भाई आप लोग को बहुत सारी ड्रग पढ़नी है। तो क्या आप लोग को इन सभी ड्रग का स्ट्रक्चर, मतलब इन सभी ड्रग के बारे में ये सब चीज़ें पढ़नी है कि इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, सिंथेसिस भी पढ़ना है, सार भी नहीं? बस यही तो सबसे मेन पॉइंट है कि भले मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारी इतनी सारी ड्रग दे रखी हैं, बट आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पढ़नी है बस ये स्टार वाली ड्रग्स। यानी कि देखिए, जिन भी ड्रग्स के आगे स्टार लगा है ना, उन्हीं के बारे में आप लोग को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, यानी उन्हीं की सिंथेसिस पढ़नी है। सिंथेसिस तो सिर्फ हमारी स्टार वाले ड्रग्स की ही पढ़नी है। और देखिए, जैसे स्टार की बात कर दीजिए, देखिए ये वाला ड्रग स्टार है, ठीक है, प्रोप्रेनोलोल यहाँ पे स्टार है। और स्टार में देखोगे तो आप लोग की बस हमारे यहाँ पे 20-21 ड्रग है, ठीक है, टोटल शायद उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होंगी, वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जिन ड्रग्स के आगे स्टार लगा हुआ है, बस इन्हीं ड्रग्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मतलब इन्हीं ड्रग्स के बारे में इतना डिटेल में आप लोग को पढ़ना है। तो इतना परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। जो आप लोग सोच रहे हो कि बहुत टफ होने वाला है, कुछ नहीं टफ होने वाला, बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। तो बस इन्हीं ड्रग्स के बारे में आप लोग को ये सार, सिंथेसिस, ये सब इन्हीं ड्रग्स का पढ़ना है। बाकी देखिए, अगर बाकी बात करें तो ये जो बाकी की ड्रग्स है ना, ये क्या होता है ना, ये सारी कभी कभी हमें 2 नंबर में देखने को मिल जाती हैं। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनका बेसिकली आप लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ना है, यूजेस पढ़ लेना है ना। ये दोनों चीज़ें आप लोग को बाकी ड्रग्स की भी पढ़नी है। लेकिन देखिए, इतना आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस मेन जो है इन स्टार वाली ड्रग्स को ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए सभी को आप पढ़ ही नहीं सकते हो, तो उसमें आप लोग को जाना भी नहीं है। तो बस इतना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप लोग के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो यही होने वाला है। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने यूनिट 1 के सिलेबस के बारे में, तो यूनिट 1 में देखिए बेसिकली हमारा दो चीज़ें दे रखी हैं। पहला हमारे यहाँ पे कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा हमारे यहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, ये जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने कोलॉजी में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने कोलॉजी में इसको देख लिया है, तो यहाँ पे आप लोग को दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे वही पोर्शन यहाँ पे मर्ज कर देंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेन हम लोग यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो हमारा पहला जो है टॉपिक होगा, जो कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो आप लोग का बायो आइसोस्टेरिज्म है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसके अलावा ये ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, हमें देखने को मिल जाते हैं ये हमारे यूनिट 1 से। बाकी देखिए, हम लोग देखेंगे सभी चीज़ें, और सभी का टाइम आप लोग को देखने को मिल ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अब फाइनली बात करें तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है भाई? मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन द डिजाइन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। यानी यहाँ पे देखिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग जो है जो भी हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए जब हम लोग इनमें चेंजेस करते हैं, जैसे जब हम लोग यहाँ पे सार की स्टडी करते हैं, तो हम लोग इनमें छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें जो है न्यू ड्रग्स की डिजाइन भी मिल जाती है हमें, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस, तो भाई हम लोगों ने देखा है कि कैसे ड्रग की सिंथेसिस होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मतलब कि एक जो कह सकते हो हमारा जो भी दवाएं होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। बाकी देखिए, इट कंबाइंस प्रिंसिपल, और यहाँ पे देखिए भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें कहाँ से चीज़ें देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री तो वही है। बायो केमिस्ट्री, क्योंकि देखिए भाई जो दवाएं हैं वो हम लोग यहाँ पे अपनी लिविंग बॉडी में यूज करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा बायो केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जो दवा है उसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्यों? क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे पढ़ किसके बारे में रहे हैं? ड्रग्स के बारे में। और जो ड्रग्स की स्टडी होती है वो क्या होती है? फार्माकोलॉजी। इसीलिए मैंने बोला है प्लीज आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री देखने से पहले फार्माकोलॉजी देख लीजिएगा, वहां पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। और देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब ये टॉपिक हमारा बेसिकली अगर आप लोग देखो तो सिलेबस में जो है
कुछ इस तरह से हमारा दे रखा है। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे, देखिए अब ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, होता क्या है, देखिए फिजिको केमिकल नाम से ही देखें ना तो आप लोग समझ जाओगे। फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल एंड केमिकल। तो देखिए ये क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज रिफर्स टू फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल दैट इन्फ्लुएंस इट्स बिहेवियर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए ये हमारी होती हैं कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी हमारी कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब इनका, ठीक है, जैसे कोई भी ड्रग है, मान लीजिए कोई ए हमारी ड्रग है, तो इसकी आयोनाइजेशन का, इसकी सॉल्युबिलिटी का, इसके पार्टीशन कोफिशिएंट का, इसकी प्रोटीन बाइंडिंग का, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसके बायो आइसोस्टेरिज्म का, इसके आइसोमेरिज्म का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, बायोलॉजिकल एक्शन, यानी कि बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और बॉडी पे भी अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। अब देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ लीजिए, बट अगर नहीं समझ रहे हो तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ड्रग जाती है तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक में देखते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक में देखिए हमारी 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई दवा आप लोगों ने, कोई टैबलेट है आप लोगों ने मान लीजिए माउथ से ली, तो होता क्या है, सबसे पहले माउथ से ली तो भाई वो दवा है वो हमारी ईसोफेगस से होते हुए सबसे पहले कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में जाएगी, मतलब कह सकते हो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी, है ना। तो इसमें मेनली कहाँ जाएगी भाई, हमारे स्टमक में जाएगी, तो इंटेस्टाइन। अब देखिए स्टमक या इंटेस्टाइन से होता क्या है, जो दवा है वो सबसे पहले हमारी जाती है ब्लड में, और इस स्टेप को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब कि दवा जब हमारी जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि माउथ से जब दवा हमारी ब्लड में पहुंची, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ना देखिए जब हमारी दवा ब्लड में गई तो ब्लड से क्या होता है भाई, ब्लड से अब जो दवा है उसको जहां काम करना है वहां जाएगी, यानी अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। यानी देखिए भाई बॉडी में मान लीजिए हम लोगों ने सर दर्द के लिए दवा ली है, तो बॉडी दवा को कहाँ जाना है, हमारे सर में, मतलब कह सकते हो ब्रेन पे जाना है, सीएनएस पे जाना है ना। तो वहां पे देखिए जब दवा हमारी ब्लड से जो है साइट ऑफ एक्शन पे जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि होता क्या है, एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने देखा कि दवा जब हमारी ब्लड में जाती है तो एब्जॉर्प्शन, ब्लड से जहां उसको काम करना है वहां जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां उसको देखिए जब दवा ने काम कर लिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दवा को भाई ऐसा तो है नहीं कि दवा को हमें परमानेंटली बॉडी में रखना है, दवा को हमें बाहर भी निकालना है। तो देखिए अब बाहर निकालने के लिए क्या होगा, बाहर निकालने के लिए हम लोग करेंगे उसका एक्सक्रीशन, यानी कि उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन इसमें गेम क्या होता है कि एक्चुअल में जो हमारी दवा है ना, ये हमारी जनरली होती है लाइपोफिलिक नेचर की। किस नेचर की, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक का मतलब लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल का मतलब कह सकते हो ऑयली नेचर की होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए भाई अगर यहाँ पे दवा को ब्लड में जाना है या फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाना है तो उसके बॉडी की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, यानी कि कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड नेचर की होती है। तो जो लिपिड नेचर की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को अगर दवा को क्रॉस करना है तो उसको खुद भी तो लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी दवा है वो होती है, कह सकते हो लिपिड सॉल्युबल होती है। लेकिन अब चूंकि दवा को हमें जब बॉडी से बाहर निकालना है, तो जो मेजर रूट होता है, यानी कि मेन रूट जहां से दवा बाहर जाती है वो होता है यूरिन। और यूरिन क्या होता है भाई, यूरिन में हमारा वाटर होता है, और वाटर में भाई, वाटर में हमारा लिपिड सॉल्युबल जो है कह सकते हो डिजॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर हमें दवा को बाहर निकालना है तो अब हमें दवा को बनाना पड़ेगा लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल। यानी देखिए दवा का जब यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल नेचर की होती है। तो इसीलिए देखिए बाहर निकालने से पहले एक स्टेप और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें होता क्या है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारा लिवर में होता है, मेन साइट होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो हमारी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हमारी कन्वर्ट हो जाती है तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब कि अब ये हमारी किडनी में जाके और हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो देखिए कुछ इसी तरीके से हमारी दवा काम करती है। अब मेन चीज़ ये है कि देखिए थोड़ा सा आप लोग की ईज ऑफ स्टडी के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हाँ सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर मेटाबॉलिज्म होता है, बट एक्चुअल में ना दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म साथ साथ में ही हो रहा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझिए होता क्या है। जो दवा है, ठीक है, हम लोग जब माउथ से लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो ब्लड में जाती है, ब्लड से अपने साइट ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एक्शन से फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जब उसका काम हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म के बाद वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो यही 4 स्टेप जो हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन्हीं चारों को हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो हमारा आयोनाइजेशन है, सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन
पार्टीशन कोफिशिएंट है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनका हमारे इस ADME पे क्या इफेक्ट होने वाला है, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सक्रीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और देखिए मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट देखिए टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी था। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आप लोग टॉपिक समझ चुके हो, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारी कौन कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म और ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सभी प्रॉपर्टीज हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने आयोनाइजेशन के बारे में। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई ड्रग हमारी चार्ज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ध्यान समझिएगा कि कोई ड्रग हमारी चार्ज्ड फॉर्म में है कि अनचार्ज्ड फॉर्म में है, ठीक है, अनचार्ज्ड। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा NaCl होता है, ठीक है, तो NaCl देखिए क्या होता है भाई, NaCl हमारा क्या है, एक अनचार्ज फॉर्म है, लेकिन अगर यही डिसोशिएट हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है, अब ये हमारा चार्ज फॉर्म है। अब यहाँ पे होता क्या है मेन चीज़ की, जैसे देखिए जो हमारा चार्ज फॉर्म होता है, चार्ज, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म, है ना, दोनों सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिएगा कि जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म होता है ये हमारा होता है जो है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, बहुत ध्यान समझिएगा। और जो हमारा यहाँ पे अनचार्ज फॉर्म होता है, अनचार्ज, ठीक है, ये क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अनआयोनाइज्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है ये हमारा होता है लिपिड सॉल्युबल, है ना। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो हमारी ड्रग है भाई, अगर इसको हमारा जो है ब्लड में जाना है, फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाना है, यानी ब्लड का एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तभी अच्छे से होता है जब वो हमारी क्या होती है भाई, लिपिड सॉल्युबल नेचर की होती है। यानी कि देखिए एक तरफ हमें चाहिए कि जो हमारी ब्लड है, जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो हमारी लिपिड सॉल्युबल नेचर की हो, लेकिन वही ड्रग जब हमें यहाँ पे बॉडी से बाहर निकालनी है, ठीक है, या फिर उसका जो है कह सकते हो एक्सक्रीशन वगैरह होना है, या फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, बट देखिए आप लोग बस अभी समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। होता क्या है कि देखिए अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना है, यानी कि ड्रग को ब्लड में जाना है, तो उससे क्या होता है, उसे यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, है ना। और अगर ड्रग को यहाँ पे देखिए ब्लड से साइट ऑफ एक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, तब भी उसको यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन जो हमारी ड्रग है ना, ये ब्लड में तब अच्छे से डिजॉल्व होगी जब यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी वाटर सॉल्युबल होगी, वाटर सॉल्युबल होगी। अब आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि ये क्या है, अगर कोई ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल है तो फिर ये जो है ब्लड में जाने के बाद वाटर सॉल्युबल कैसे हो जाएगी, और अगर वाटर सॉल्युबल हो जाएगी तो फिर ये यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल अगेन कैसे हो जाएगी। तो देखिए इसका सिंपल सा बात ये है ना कि कोई जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है हमारी, ये ज़्यादातर क्या होती है, ज़्यादातर जो ड्रग है वो हमारी वीक एसिड या वीक बेस होती हैं। और ये क्या होती है ना, ये किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये दोनों फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ड्रग जो है जहाँ उसको अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जहाँ उसको लिपिड सॉल्युबल होना होता है वहाँ पे वो लिपिड सॉल्युबल हो जाती है, और जहाँ पे उसको यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होना होता है वहाँ पे वो वाटर सॉल्युबल उसका पोर्शन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म के बीच में यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ड्रग में, ये चीज़ आप लोग को समझनी है। और बाकी देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में देखें तो देखिए आयोनाइजेशन इज अ की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी दैट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू गेन और लूज प्रोटॉन्स। अब देखिए जैसे सिंपल सी बात करें, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटॉन के टर्म में बता रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफिक है वो चीज़ आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए वाटर है H2O, ठीक है, तो अगर H2O में हम लोग यहाँ पे एक H+ ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि ऐड कर दें, है ना, H, तो क्या हो जाएगा हमारा H3O+। यानी कि यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, H+ ऐड करने से हमारा क्या हुआ, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और वही अगर इसी H3O+ से हम लोग यहाँ पे H+ को रिमूव कर दें तो क्या होगा, अगेन ये हमारा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यानी कि देखिए आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, गेन और लूज ऑफ प्रोटॉन। यानी कि देखिए H+ का मतलब प्रोटॉन होता है, अगर हम लोग प्रोटॉन दे रहे हैं तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, है ना। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज स्पीसीज, यानी कि वही चीज़ है कि अगर हम लोग दे रहे हैं तो चार्ज फॉर्म हो जाएगा, और अगर ले रहे हैं तो अनचार्ज हो जाएगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा डिपेंड करता है। बाकी अगर देखिए द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाई pKa ऑफ द ड्रग एंड pH ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग समझिए कि pKa हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और pH हमारा क्या होता है, इसी पे हमारा डिपेंड करता है आयोनाइजेशन, है ना। तो देखिए अब जैसे इसको थोड़ा समझिए, मान लीजिए pH की बात करें तो जैसे कोई मान लीजिए एसिडिक ड्रग है, ठीक है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री आप लोग को पता होनी चाहिए कि कोई एसिडिक ड्रग है तो वो क्या होगा, अगर उसको हम लोग बेसिक मीडियम में डालेंगे ना
तो वो यहाँ पे हो जाएगी आयोनाइज, है ना, आयोनाइज हो जाएगी। तो मेन चीज़ वही है कि अगर कोई एसिड ड्रग है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए पीएच हमारा यहाँ पे एसिडिक ही होना चाहिए, यानी लो होना चाहिए, तभी वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। अगर हम लोगों ने आयोनाइज्ड ड्रग को अनआयोनाइज्ड सॉरी बेसिक यानी कि ज़्यादा पीएच वाले कह सकते हो मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। तो वो चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि हमें पीएच सराउंडिंग इन्वायरमेंट का पीएच वगैरह मेंटेन करना होता है अगर हमें ड्रग को जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही बरकरार रखना है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे मेनली बात करें रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में, तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी मतलब कि देखिए भाई जब हम लोग यहाँ पे दवा को लेते हैं अपने माउथ से, तो माउथ से क्या होता है भाई, माउथ से सबसे पहले स्टमक में जाती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है। तो स्टमक में आप लोग को पता है भाई, स्टमक में हमारे जीआईटी फ्लूइड होता है, एसिड वगैरह होता है, तो उन सभी में क्या होता है भाई, ड्रग हमारी डिजॉल्व होती है, राइट, डिजॉल्व होती है। अब डिजॉल्व होने के लिए उसका सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, डिजॉल्वेशन सॉल्युबल। तो देखिए सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए आयोनाइज्ड ड्रग्स आर मोर सॉल्युबल। तो यहाँ पे भी देखिए अगेन जब ड्रग को डिजॉल्व होना है तो डिजॉल्व होने के लिए भी जो ड्रग का आयोनाइज्ड फॉर्म है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। एडिंग इन डिजोल्यूशन इन एक्वस एनवायरमेंट्स लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि एडिंग मतलब हेल्प करता है। अगर ड्रग हमारी ज़्यादा आयोनाइज्ड है तो वो हमारी सॉल्युबल अच्छे से होगी। तो यहाँ पे देखिए अगेन मेन चीज़ वही है कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ड्रग हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए या फिर ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसके बाद देखिए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की बात करें तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो ये कितनी इजिली हमारी ड्रग को अलाउ कर रही है कि वो हमारी ड्रग अंदर आ जाए, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी की मेम्ब्रेन। तो जितनी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी इजिली ड्रग क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग आर मोर लाइपोफिलिक। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है, यानी कि देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, नॉन आयोनाइज्ड या फिर अनआयोनाइज्ड सेम चीज़ है, आर मोर लाइपोफिलिक अलाउिंग देम टू क्रॉस मेम्ब्रेन इजिली। यानी कि देखिए अगर लाइपोफिलिक होगी तो वो मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाएगी, वेयर एज आयोनाइज्ड फॉर्म स्ट्रगल टू पेनिट्रेट लिपिड बाइलेयर्स। और जबकि अगर जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो हमारा जो है जल्दी हमारा कह सकते हो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के लिए आयोनाइज्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के लिए नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है। नाउ अगेन एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए ड्रग मस्ट बैलेंस आयोनाइजेशन टू बी एब्जॉर्ब्ड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा बैलेंस होना चाहिए, वीक एसिड एब्जॉर्ब बेटर इन एसिडिक। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारा एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वहाँ पे वो अनआयोनाइज्ड रहेगा। थोड़ा समझना होगा आप लोगों को कि कोई एसिड ड्रग है तो अगर हम लोग यहाँ पे उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, आयोनाइज नहीं होगी। और अगर कोई बेसिक ड्रग है तो उसको हम लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एसिडिक मीडियम की बात करें तो जनरली हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है। तो स्टमक का जो मीडियम होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है और इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। तो जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो जनरली यानी कि देखिए वीक एसिड एब्जॉर्ब बेटर इन एसिडिक इन्वायरमेंट, यानी कि देखिए जो हमारा वीक एसिड है वो हमारा स्टमक वगैरह से ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, वाइल वीक बेसेज एब्जॉर्ब बेटर इन बेसिक इन्वायरमेंट, जबकि जो बेस है वो हमारा इंटेस्टाइन यानी कि बेसिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद देखिए एक्सक्रीशन की बात करें तो आयोनाइज्ड ड्रग्स आर मोर वाटर सॉल्युबल एंड आर एक्सक्रीटेड मोर इजली। अब यहाँ पे देखिए अगेन वही चीज़ है कि भाई देखिए जो ड्रग है उसको हमें अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो हमें उसको वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, और वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए क्या होगा, हमें उसको जो है मतलब कि देखिए या तो ड्रग हमारी डायरेक्टली जो है अगर वाटर सॉल्युबल होगी। अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो डायरेक्टली ही एक्सक्रीट हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो सबसे पहले उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो वाटर सॉल्युबल बनेगी, फिर उसका एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वाइल नॉन आयोनाइज्ड ड्रग में अंडरगो रीअब्जॉर्प्शन। और देखिए अगर मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, वो नॉन आयोनाइज्ड तो क्या होगा, वो यहाँ पे पहुँच तो जाएगी लेकिन वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए ड्रग का जो है वाटर सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है एक्सक्रीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे किसी ड्रग के आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझें, बाय अंडरस्टैंडिंग आयोनाइजेशन मेडिसिनल केमिस्ट कैन ऑप्टिमाइज ड्रग प्रॉपर्टीज फॉर बेटर थेराप्यूटिक एक्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे ड्रग की आयोनाइजेशन को अच्छे से समझें, ठीक है, उसको हम लोग अगर समझें कि कैसे होता है तो हम लोग उसको स्टेबल बना के रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका थेराप्यूटिक एक्शन यानी उसका कह सकते हो थेराप्यूटिक एक्शन मतलब वही कि जिस काम के लिए हम लोगों ने लिया है वो काम अच्छे से होगा। और दूसरा बायो अवेलेबिलिटी। अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप लोगों ने 100 mg ड्रग ली, 100 mg दवा ली, तो 100 mg दवा लेने के बाद हमारी ब्लड में कितनी mg पहुंचती है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो मान लीजिए 100 mg आप लोगों ने दवा ली और इसकी 70% ड्रग यानी कि मान लीजिए सिर्फ 70 mg ही पहुंची, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 70%। बायो अवेलेबिलिटी हम लोग हमेशा परसेंट में निकालते हैं, तो कितनी दवा हमारी ब्लड में पहुंच रही है उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी।
तो वही चीज़ है कि अगर हमारा जो है आयोनाइजेशन अच्छे से होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि भाई देखिए अगर अनआयोनाइज्ड होगी तभी वो ब्लड में पहुंच पाएगी। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सेम ही रहेगा आयोनाइजेशन से ही। जैसे आप लोगों को पता है कि सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होना, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा सॉल्युबल हो रही किसी सब मीडियम में। आप लोगों ने इसको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेम में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे देखिए solubility is the ability of a substance to dissolve in a solvent to form a homogeneous solution। आप लोगों को पता है, आई थिंक ये सब चीज़ें ज़रूर पता ही होंगी। होमोजीनस मतलब कि जो देखने में अलग अलग ना लगे, है ना। जैसे जब आप लोग यहाँ पे नमक पानी मिलाते हो तो क्या होता है, बाद में पता थोड़ी चलता है कि अलग अलग है। In the context of medicinal chemistry, drug solubility refers to the extent to which a drug dissolve in biological fluid। यानी कि देखिए जब हम लोग दवा लेते हैं तो दवा लेने के बाद जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यहाँ कितनी अच्छे से डिजॉल्व हो रही है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ड्रग मस्ट बी सफिशिएंटली सॉल्युबल इन एक्वस फ्लूइड्स। और देखिए भाई जो ड्रग है वो अच्छे से अगर सॉल्युबल होगी तभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं हो पा रही है तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, ठीक है। तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए चाहे उसका एब्जॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सभी में सॉल्युबिलिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई सबसे पहला आ जाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो देखिए अ ड्रग मस्ट डिजॉल्व इन जीआईटी फ्लूइड्स बिफोर इट कैन एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो भाई देखिए ब्लड में एब्जॉर्ब होने से पहले क्या होता है, ड्रग को डिजॉल्व होना होता है जीआईटी में, है ना, वही चीज लिखी हुई है। बाकी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैव लो डिसोल्यूशन। तो अगर देखिए भाई अगर कोई ड्रग हमारी पुअर सॉल्युबल है तो वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगी, लीडिंग टू रिड्यूस बायो। और देखिए कोई दवा अगर पहले डिजॉल्व ही नहीं हो रही है तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगी। तो जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बायो अवेलेबिलिटी नहीं अच्छी होगी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी दवा हमारी ब्लड में पहुंच रही है, और दवा ब्लड में कैसे पहुंचती है, एब्जॉर्प्शन से। अगर ये सॉल्युबल ही नहीं होगी तो एब्जॉर्ब कैसे होगी। तो जितने कम सॉल्युबिलिटी उतना कम एब्जॉर्प्शन, उतनी कम बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे वो चीज़ है, वही चीज़ है। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो दवा हमारी ब्लड से साइड ऑफ एक्शन पे जाती है। तो देखिए वंस एब्जॉर्ब यानी एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, अ ड्रग सर्कुलेट्स इन प्लाज्मा विच मोस्टली वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो ड्रग है ठीक है, अगर वो हमारी ब्लड में गई तो अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ब्लड में जाने के बाद ड्रग को वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड में मेनली हमारा प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा क्या होता है, वाटर। और प्लाज्मा में 90% पार्ट हमारा वाटर होता है। तो हमारी जो ड्रग है वो प्लाज्मा में जाती है जो कि मोस्टली वाटर होता है। हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स रिमेन्स इन ब्लड वाइल लाइपोफिलिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर बॉडी टिश्यूज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी दवा है ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी तो वो हमारी ब्लड में ही रहेगी, और जो उसका लिपिड सॉल्युबल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो हमारा जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारा साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। क्योंकि देखिए मेम्ब्रेन को क्रॉस कौन करेगी, जो कि हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे वही चीज़ है कि ड्रग हमारी दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। कुछ हमारी ब्लड में रहती है, कुछ हमारी साइड ऑफ एक्शन पे जाती है। जो वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो ब्लड में ही रहेगा, जो लिपिड सॉल्युबल पार्ट होगा वो साइड ऑफ एक्शन पे चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा बस ऐसे होता रहता है। देखिए इतना ईजी नहीं है हमारे ड्रग की केमिस्ट्री को समझना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा मतलब आप लोग इतना थोड़ा फील भी करिएगा, ठीक है, कि मतलब ये कैसे होता होगा। इतना इजीली हम लोग नहीं बोल सकते कि हाँ ड्रग कुछ हमारी इसमें रह गई, कुछ इसमें चली गई। ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे जैसे जाती रहती है वैसे वैसे फिर से हमारी ड्रग थोड़ा सा मतलब है कंफ्यूजिंग है, आई नो, बट आई होप आप लोग समझ रहे होगे। और बाकी देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की बात करें तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर इजीली मेटाबोलाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जो ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी उसका क्या होगा, या तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, और या तो होगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर लें। तो अगर कोई ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल है तो उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली हो जाएगा, या फिर होगा ही नहीं, डायरेक्टली बाहर चली जाएगी। और पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स रिक्वायर मेटाबॉलिज्म टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी फॉर एक्सक्रीशन। और अगर देखिए पुअरली सॉल्युबल का मतलब कि अगर कोई ड्रग हमारी यूरिन में प्योरली मतलब कि हमारी कह सकते हो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हमें क्या होगा, हमें उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी देखिए पुअरली सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे है पुअरली वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो अगर कोई ड्रग हमारी पुअरली वाटर सॉल्युबल है इसका मतलब वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी। देखिए आप लोग को मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पुअरली वाटर सॉल्युबल है तो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, तो हमें उससे मेटाबॉलिज्म कराना होगा। मेटाबॉलिज्म में हम लोग यही तो कराते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई, सॉल्युबिलिटी इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन ड्रग डिजाइन। तो अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को अच्छे से समझेंगे तो हम लोग ड्रग को ज़्यादा सॉल्युबल बना पाएंगे अच्छे से, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छे से हो। मेडिसिनल केमिस्ट ऑप्टिमाइज ड्रग सॉल्युबिलिटी टू एनहांस बायोअवेलेबिलिटी, थेरापेटिक एक्शन, पेशेंट कंप्लायंस वाइल मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट वगैरह कम हो सकता है सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब ये क्या होता है, देखिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है,
तो कोई ड्रग हमारी यहाँ पे किस मीडियम में ज़्यादा सॉल्युबल है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो कोई ड्रग हमारी ऑयली मीडियम में ज़्यादा सॉल्युबल है कि वाटरी मीडियम में, या फिर कह सकते हो हाइड्रोफिलिक मीडियम में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। और इसको यहाँ पे देखिए, इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, द पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंड। और इसको भी हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। द पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंड्स कंसंट्रेशन इन अ लाइपोफिलिक सॉल्वेंट टू इट्स कंसंट्रेशन इन हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, अब हम लोगों ने दो मीडियम रखा, एक मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे वाटर है। अब इसमें हम लोगों ने अपनी ड्रग को डाला, ठीक है, ड्रग मान लीजिए हमारी 10 mg ड्रग थी, हम लोगों ने इसको डाला, और उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जब चेक किया तो हमें पता चला कि जो ऑयल है इसमें तो हमारा कह सकते हो 8 mg हमें देखने को मिला, और जो वाटर है उसमें सिर्फ 2 mg था। तो हम लोग क्या पता लगाएंगे कि जो ड्रग है उसका ज़्यादा नेचर क्या है, उसका ज़्यादा नेचर हमारा लाइपोफिलिक है, क्योंकि वो ज़्यादा कहाँ डिजॉल्व हुई, वो ऑयली मीडियम में। तो जहाँ जिस मीडियम में ज़्यादा डिजॉल्व होगी उस मीडियम, यानी कि ड्रग भी हमारी उसी नेचर की है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला इसी तरीके से होता है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी लिपिड मीडियम में कितना डिजॉल्व हुई, सबसे पहले हम लोग उसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कोई ड्रग है 10 mg है, तो लिपिड में कितनी डिजॉल्व हुई 8 mg, और वाटर में कितनी हुई 2 mg, ठीक है, तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और फिर कैलकुलेट करने पे जैसे मान लीजिए 8/2 करें तो हमारा वैल्यू आया 4, है ना। तो इसी चीज़ से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपनी पार्टीशन कोफिशिएंट को। तो देखिए ये अलग सा टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और इसको हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया भी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे ड्रग का हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक नेचर होता है वो हमारा लॉग पी, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पी की बजाय लॉग पी से कैलकुलेट करते हैं, यानी जो वैल्यू आती है उसका हम लोग यहाँ पे लॉग कैलकुलेट करते हैं, और उसी से हम लोग यहाँ पे हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक नेचर एक्सप्रेस करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई ड्रग है उसका लॉग पी मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, मॉडरेट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए इनहेंसेज एब्जॉर्प्शन, तो वो ड्रग हमारी उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होगा थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एज सेल मेम्ब्रेन आर लाइपोफिलिक। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर कोई ड्रग का हम लोगों ने लॉग पी कैलकुलेट किया, और अगर वो मीडियम आ रहा है, ठीक है, मॉडरेट आ रहा है, तो यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होगा। वाइल अगर हम लोग बात करें ड्रग्स विथ वेरी हाई लॉग पी आर टू लाइपोफिलिक एंड मे बिकम ट्रैप्ड इन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, उसका लॉग पी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और अगर ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी जितनी ज़्यादा होगी और नीचे वाली जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हमारा लॉग पी आएगा। और इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ड्रग हमारी ऑयली मीडियम में ज़्यादा डिजॉल्व हो रही है, यानी ड्रग हमारी लाइपोफिलिक नेचर की ज़्यादा है। अब होता क्या है, देखिए भाई ड्रग है उसको यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए किस नेचर का होना जरूरी है, लिपिड सॉल्युबल या फिर लाइपोफिलिक, सब सेम ही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट क्या है कि ये लिपिड सॉल्युबिलिटी भी ना एक लेवल तक ही होनी चाहिए, इतना ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा होने से प्रॉब्लम क्या है कि देखिए भाई, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसको जूम करें अगर हम लोग, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमें देखने को मिलती है, ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो होता क्या है कि देखिए ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, तो अगर ज़्यादा ही लाइपोफिलिक होगी, बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक होगी, तो ड्रग क्या होगा, ड्रग इसी के बीच में फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखिए जो बहुत ज़्यादा अपने होते हैं हम लोग उनको जाने नहीं देना चाहते हैं ना। तो क्या होगा, अगर ड्रग हमारी इसकी, अगर ये इतना ज़्यादा लाइपोफिलिक होगी तो ये मेम्ब्रेन क्या होगा, मेम्ब्रेन उसको पकड़ के रख लेगी, फिर वो कहेगी कि तुम मेरे पास ही रहो इतनी ज़्यादा, क्योंकि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, है ना, तो वो अपने पास से जाने ही नहीं देगी। तो यहाँ पे देखिए, जो जब ड्रग ज़्यादा लाइपोफिलिक हो जाएगी तो वो यहाँ पे क्या होगी, मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाएगी, उसी में फंस जाएगी, हमारी ड्रग अंदर जा ही नहीं पाएगी, क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। और अगर मान लीजिए ड्रग का क्या है, अगर लॉग भी बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होगी, और अगर हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होगी तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी लिपिड सॉल्युबल नेचर की है। तो ना ज़्यादा लाइपोफिलिक होना है, ना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होना है, हमें मॉडरेट वैल्यू रखनी है। और यहाँ पे देखिए, लाइपोफिलिक ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर बिफोर एक्सक्रीशन, वाइल हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड डायरेक्टली बाय द किडनी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि अगर लाइपोफिलिक है तो हमें उसको वाटर सॉल्युबल पे कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोग कराएंगे उसका मेटाबॉलिज्म। और अगर मान लीजिए ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक पहले से ही है तो उसका डायरेक्टली एक्सक्रीशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा एटम है, जैसे मान लीजिए OH ले लीजिए, या फिर मान लीजिए H2O, वाटर ही ले लेते हैं हम लोग H2O।
तो होता क्या है कि जब भी हमारा जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन जो है एक स्पेशल बॉन्ड बनाने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन जिस एटम के साथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो गया, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर हमारा जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है तो वो हमारा जो है एक बॉन्ड बनाने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये होता कैसे, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से जो है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं। अब होता क्या है, जैसे जब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ऑक्सीजन हमारा क्या होता है भाई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब ध्यान समझिएगा, ये खींचने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरीके से भी नहीं खींच पाता, लेकिन क्या करता है, कोशिश करता है। और कोशिश करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पूरी तरह से नहीं जाते पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है हमारे यहाँ पे एक डेल नेगेटिव चार्ज। अब ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब कोई चीज़ है, अब देखिए, अब हाइड्रोजन क्या है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए अगर पूरी तरीके से चले गए होते तो इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जा रहे, बस जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए जब डेल पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे भी आया डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। अब देखिए भाई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। अब देखिए तो क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे हमारे मान लीजिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनने लगता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई ये जो बॉन्ड बना है ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल चार्ज, है ना। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बीच में बना है। अगर ये पूरी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव होते तब तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता, कोवैलेंट हो जाता, लेकिन चूंकि ये पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आप लोग समझ रहोगे। देखिए बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है तो उसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर ये पूरी तरह से खींच लेता तो उसके ऊपर पूरा नेगेटिव आ जाता है, लेकिन चूंकि ये पार्शियली खींचता है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल, है ना। तो ये डेल नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए भाई सेम हमारा दूसरे के साथ भी होगा तो डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए यही होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ वीक केमिकल इंटरेक्शन दैट occurs when a hydrogen atom is shared between an electronegative donor and an electronegative acceptor, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर होता है, तो इन दोनों के बीच में ही हो जाता है। और यहाँ पे हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए बहुत सिंपल है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखिए इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक ही मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो होता क्या है कि देखिए अगर कोई हमारा ड्रग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पैरासीटामॉल जो होती है ड्रग हमारी, वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जिसकी वजह से वो हाईली वाटर सॉल्युबल हो जाती है। और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए टू मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे भाई जब हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारा वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रग हमारी लेस लाइपोफिलिक हो जाएगी, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी। और अगर हमारी ड्रग क्या होगा भाई, ड्रग हमारी लेस लाइपोफिलिक होगी तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी हमारी यहाँ पे कम हो जाती है। और देखिए रिसेप्टर बाइंडिंग की बात करें, अब ये रिसेप्टर बाइंडिंग क्या है, तो देखिए जैसे जब दवा हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, यानी जहाँ उसको काम करना होता है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिसेप्टर का। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है जहाँ पे दवा को काम करना है, तो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर, और इन्हीं पे दवा जाके बाइंड होती है, तब अपना एक्शन शो करती है। तो देखिए ये जो बाइंड होती है, इस बाइंड होने के लिए भी तो कुछ फोर्स चाहिए होगा ना। तो ये बाइंडिंग के लिए कभी कभी क्या होता है, कई बार ये बाइंडिंग हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो यहाँ पे देखिए मैनी ड्रग इंटरेक्ट विथ प्रोटीन्स। अब ये जो रिसेप्टर होता है ना, यही रिसेप्टर हमारा किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो यहाँ पे प्रोटीन कुछ नहीं, रिसेप्टर की बात हो रही है। तो मैनी ड्रग इंटरेक्ट विथ प्रोटीन्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट देयर पोटेंसी। तो भाई देखिए भाई जितनी अच्छे से ड्रग हमारी बॉन्ड होगी उतना ज़्यादा कह सकते हो इफेक्ट आएगा,
उतना अच्छा हमारी ड्रग इफेक्ट शो करेगी। और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन इन्फ्लुएंस हाउ ड्रग बाइंड्स टू लिवर एंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड हाउ इजली दे आर एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पे देखिए अगेन अगर हम लोग बात करें तो जब लिवर में हम लोगों ने देखा कि लिवर में क्या होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म में लिवर में भी अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, अभी हमें इसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है, बट मेटाबॉलिज्म में भी क्या होता है हमारे कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और इन एंजाइम ये एंजाइम क्या होते हैं, यही एंजाइम हमारी ड्रग को जो है कह सकते हो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये एंजाइम भी इस ड्रग के साथ अपना काम करते हैं तो क्या होता है इन्हें बाइंड होना होता है, और बाइंड होने के लिए क्या होता है ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एसेंशियल फॉर ड्रग सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम लोगों ने क्या देखा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लेकिन लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होता है, टारगेट बाइंडिंग यानी कि देखिए जो हमारा रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है तो उसमें भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और मेटाबॉलिज्म में भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है हमारा एंजाइम से बाइंड होने में। तो इन सभी चीज़ों में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कई कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा काफ़ी जरूरी हो जाता है। बैलेंसिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्रूशियल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को बैलेंस करके हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब दवा हमारी ब्लड में जाती है तो ब्लड में भी जाने के बाद देखिए क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा समझिएगा। जैसे जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड में आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्लड में हमारे मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में क्या आता है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। और फिर दूसरा हमारा मेन पोर्शन आ जाता है प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेनली हमारा वाटर से मिलकर बना होता है, और इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स में कुछ हमारी बात करें तो हमारा एक होता है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एक होता है हमारा यहाँ पे कह सकते हो एल्बुमिन। तो यहाँ पे देखिए ये सारी हमारी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड में हमें देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है, जो ड्रग हमारी ब्लड में जाती है ना, मान लीजिए कह सकते हो 100 mg ड्रग ब्लड में गई, तो इसमें से कुछ mg क्या होता है, कुछ mg इन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाती हैं, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए प्रोटीन बाइंडिंग का पूरा नाम होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, यानी कि जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर जो प्रोटीन है उनके साथ जब हमारी दवा बाइंड हो जाती है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए 100 mg ड्रग हमारी ब्लड में पहुंची, और अगर 20 mg हमारी इस प्रोटीन से बाइंड हो गई ना, तो ये प्रोटीन बाइंडेड ड्रग क्या होता है, ये अपना एक्शन शो नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब नो एक्शन हमें देखने को मिलता है जो भी ड्रग हमारी प्रोटीन से बाइंड होती हैं, यानी कि जो एक्शन हमें इस जो 80 mg फ्री ड्रग है ना, इस यही ड्रग अपना एक्शन शो कर सकती है। जो 20 mg प्रोटीन बाउंड ड्रग है ये अपना एक्शन नहीं शो करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या ये जो ड्रग है ये हमेशा के लिए प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, तो नहीं, ये जो बाइंडिंग है ये हमारी जनरली रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। कभी कभी इरिवर्सिबल भी होती है, बट 99% हमारी जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब है कि जो दवा है वो हमारी स्टार्टिंग में तो प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाती है, लेकिन जब ये 80 mg दवा हमारी ब्लड से मान लो धीरे धीरे खाली होने लगती है, तो ये जो 20 mg हमारे प्रोटीन से बाइंड है ये भी यहाँ पे फ्री होने यानी रिलीज होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली बात करें ना तो प्रोटीन बाइंडिंग में होता है कि जब तक बाइंड है तब तक तो एक्शन नहीं शो करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो बाइंड दवा है ये भी फ्री हो जाती है, तो ये भी अपना बाद में एक्शन शो कर देती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग से एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में प्रोटीन बाइंडिंग से जो दवा का टाइम होता है वो बढ़ जाता है, मतलब दवा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई दवा ज़्यादा देर तक ब्लड में रहेगी, है ना, तो ज़्यादा देर तक अपना एक्शन शो करेगी। तो प्रोटीन बाइंडिंग रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या क्या, एल्बुमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ये सारे हमारे प्रोटीन हमारी ब्लड में देखने को मिलती हैं। अब देखिए ड्रग हमारी मेनली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ब्लड के अंदर। एक होता है बाउंड ड्रग यानी कि जो कि हमारे प्रोटीन से बाउंड है, एक हमारा अनबाउंड फ्री ड्रग यानी कि जो हमारा फ्री अवेलेबल है बायोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो देखिए जो फ्री ड्रग है यही एक्टिव है, बाउंड ड्रग यहाँ पे इनएक्टिव हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। और बाकी अगर हम लोग बात करें मेजर प्रोटीन्स यानी कि कौन कौन सी मेजर प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होती हैं, तो पहला आ जाता है एल्बुमिन। तो ये जो एल्बुमिन होता है इसके साथ हमारी एसिडिक ड्रग बाइंड होती हैं। फिर दूसरा आता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जिसके साथ हमारी बेसिक ड्रग्स बाइंड होती हैं, और लाइपोप्रोटीन जिसके साथ हमारी ज़्यादा लाइपोफिलिक ड्रग्स बाइंड होती हैं। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए भाई हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग स्टे इन सर्कुलेशन लॉन्गर, यानी कि देखिए जो ज़्यादा प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी वो क्या होगा, ब्लड में ही रहेंगी, वो साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जा पाएंगी। क्योंकि भाई देखिए साइट ऑफ एक्शन हमारी ब्लड से ही तो जाती है, जब ब्लड में प्रोटीन बाउंड हो गई तो वो फ्री नहीं रहेगी, साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूट मोर स्लोली। तो यहाँ पे देखिए भाई अब अगेन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ हमेशा बाउंड रहेगी, धीरे धीरे रिलीज होगी, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
थोड़ा सा स्लो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग एक्टिविटी, ओनली द फ्री ड्रग इज अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद रिसेप्टर, यानी कि फ्री ड्रग ही हमारी रिसेप्टर वगैरह से बाइंड होती है। मेटाबॉलिज्म वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देखिए, बाउंड ड्रग्स आर नॉट इजिली मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, द लिवर एंड किडनी प्राइमरी रिमूव फ्री ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए भाई, मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन भी इसी फ्री ड्रग का होता है। ये बाउंड ड्रग जब तक फ्री ड्रग में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक इसका मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होगा। और देखिए अगेन इसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करके अपनी ड्रग की प्रॉपर्टी को अच्छा कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। और फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है चिलेशन। अब चिलेशन देखिए क्या होता है। चिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि मान लीजिए जैसे जो हमारी ड्रग है, ठीक है, अब ये ड्रग गई और हमारी बॉडी के किसी कह सकते हो हमारी बॉडी में कुछ मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कुछ भी है जिसके साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया है ना, जिसके साथ बाइंड हो गई, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। चिलेशन में होता है, चिलेशन हैपेंस व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टाइटली टू मेटल आयंस लाइक कैल्शियम। जैसे हमारी बॉडी में आपको पता है भाई, कैल्शियम वगैरह हमारी बॉडी में होता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं। तो जब ड्रग हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन सबके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना ली थी, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। अब अगर हम लोग बात करें इसका बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए, जब ड्रग हमारा यहाँ पे क्या होता है, ड्रग हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, ठीक है, जब ड्रग हमारी चिलेट फॉर्म कर लेती है ना, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती है कभी कभी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किसके साथ फॉर्म हो रही है। तो जब कभी कभी ड्रग्स हमारी फेडल मेटल्स के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो उनका एब्जॉर्प्शन हार्ड हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग कुछ दवा खाते हैं जो कि उन ड्रग के उस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, और उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद फिर थर्ड आ जाता है ब्लॉक एंजाइम्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ ड्रग हमारी ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे कुछ एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती हैं, और एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, वो अपना एक्शन अच्छे से नहीं शो कर पाएगा। तो यहाँ पे एंजाइम के एक्शन को भी यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी रोक देती हैं। और देखिए ये बहुत बेकार नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा कि एंजाइम के एक्शन को रोक देंगी तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एंजाइम कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा एंजाइम एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, और ड्रग जितना जल्दी मेटाबॉलाइज होगी उतना कम एक्शन हमें देखने को मिलेगा ड्रग का। तो ये चीज़ आप लोग समझिए कि कभी कभी हमें ज़रूरी होता है कि एंजाइम हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो काम करें। और फिर हमारा आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, और ये हो जाता है हमारे यहाँ पे बायो आइसोस्टेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे बायो आइसोस्टेरिज्म के बारे में, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखिए एक्चुअल में तो ये आइसोस्टेरिज्म ही है, ठीक है, बायो तो हमारा बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ लिए इसलिए हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं आइसोस्टेरिज्म। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा आइसोमेरिज्म। तो देखिए ये आइसोस्टेरिज्म कहीं ना कहीं डिराइव इसी आइसोमेरिज्म से ही किया गया है। बाकी इसमें होता क्या है, जैसे आइसोमेरिज्म में क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा किसी भी चीज़ का जो कह सकते हो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारा सेम होता है, ठीक है, जिनका यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, आइसोमेरिज्म में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यानी कि उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो यहाँ पे सेम होता है। किसमें होता है, ये होता है हमारे यहाँ पे आइसोमेरिज्म में। लेकिन अगर आइसोस्टेरिज्म में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमें यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम होता है। यहाँ पे सेम क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे उनका जनरली जो है कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, या तो ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, या तो उनकी वैलेंसी सेम होती है, ठीक है, और या तो और इसकी वजह से क्या होता है, या तो देखिए या तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, या तो उनकी वैलेंसीज होती है, या तो कह सकते हो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ और भी चीज़ें सेम होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे सेम हो जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए सिमिलर, हमें सेम की बजाय हमें सिमिलर बोलना चाहिए, है ना, यहाँ पे सेम नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर बोलना चाहिए। मतलब कि ऐसे दो एटम, ठीक है, या फिर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, ऐसे दो ग्रुप जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर उनकी वैलेंसी या फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइसोस्टेरिज्म। और देखिए होता क्या है, जब इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं तो इनका जो बॉडी पे कह सकते हो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या होता है, वो भी यहाँ पे सिमिलर सा हो जाता है। देखिए एक्चुअल में हम लोगों ने क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग एक पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सार, है ना, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, इस सार में हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप्स को चेंज करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए CH3 लगा हुआ है तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पे कुछ और लगा के देखेंगे।
तो आइसोस्टेरिज्म में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास दो ऐसे कह सकते हो ग्रुप होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऐसे ग्रुप होते हैं या फिर ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे एक की बजाय दूसरे को लगा ले, दूसरे को हटा दे के, मतलब कह सकते हो एक चीज़ को हटा के उसी के जैसा किसी दूसरे कंपाउंड या फिर ग्रुप को लाके अटैच कर देते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और ये करते क्यों है? जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं NO2 और CO, ठीक है। मान लीजिए, देखिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारा एक ड्रग है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा CO ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इस CO ग्रुप के अटैच होने से क्या है कि ड्रग अपना इफेक्ट तो शो कर रही है, समझिएगा, ठीक है, इफेक्ट तो शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत इसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं, साइड इफेक्ट भी। अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए कि हमारा जो ड्रग है उसका इफेक्ट भी सेम रहे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे किसी ऐसे कंपाउंड्स की खोज करने की कोशिश करी, ऐसे ग्रुप को सर्च करना शुरू किया जो कि CO जैसा ही हो, लेकिन यहाँ पे मतलब काम जिसका CO जैसा हो, लेकिन जिसको लगाने से यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट कम हो जाए। तो हमें यहाँ पे ढूंढते ढूंढते मिल गया N2। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इस ग्रुप को, इस CO को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया N2 से। और जब हम लोगों ने रिप्लेस किया तो हम लोगों ने देखा कि इफेक्ट तो अभी भी उतना ही आ रहा है, इफेक्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन साइड इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी दवा क्या हो गया, हमारी दवा और अच्छी हो गई। यानी कि देखिए बेसिकली हम लोग बात करें ना तो इसमें यही होता है। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं, बिफोर डिस्कसिंग बायो आइसोस्टेरिज्म लेट्स डिस्कस आइसोस्टेरिज्म। तो आइसोस्टेरिज्म में देखिए क्या होता है। आइसोस्टेरिज्म इज द फिनोमेना वेयर मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स और सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू कंपेरेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है, या तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम हो जाता है या तो सिमिलर अरेंजमेंट हो जाता है उनके इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे थोड़ी सिमिलर सी हो जाती है, कंपेरेबल हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें, इन दोनों में ही हमें यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, मतलब N और C और O के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और तीनों की यहाँ दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी यहाँ पे सेम होती है। तो इसी की वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर हो जाते हैं, आइसोस्टर, ठीक है। और ये जो आइसोस्टेरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये पहली बार हमारा इरविंग लैंगमुइर ने सर ने जो है 1919 में हमें दिया था, ठीक है। तो यही था हमारा आइसोस्टेरिज्म, आई होप आप लोग समझ ही रहे होगे। और बायो आइसोस्टेरिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब क्या है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वेयर वन फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड विद अनदर दैट हैज सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वही चीज़ है कि मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और इसको हटा के हम लोग यहाँ पे इसी के जैसा जब दूसरा ला के अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ड्रग की या तो इफेक्ट और बढ़ जाता है या तो साइड इफेक्ट कम हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें जब फायदा देखने को मिलता है तो उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उसी के जैसे दूसरे ग्रुप या फिर कंपाउंड से, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। दिस हेल्प्स इंप्रूव द ड्रग्स इफेक्ट, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स और मेक इट लास्ट लॉन्गर, ठीक है, इन द बॉडी। और बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करो तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, इन ड्रग डिजाइन साइंटिस्ट ऑफन चेंज पार्ट्स ऑफ अ ड्रग टू मेक इट बेटर। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा सार में हम लोग क्या करते हैं, यही चीज करते हैं कि ड्रग का एक पार्ट चेंज कर रहे हैं दूसरे से, हम लोग देखते रहते हैं। However, if they replace the part with something too different, the drug might stop working। तो यहाँ पे देखिए अब भाई जब यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि CH3 को हटा रहे हैं, अब इसकी जगह लाके हमारा कह दो नाइट्रोजन लगा दें, मतलब ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग चेंज भी कर रहे हैं तो हमें इसी के आसपास या फिर इसी के जैसे कंपाउंड से चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा कंपाउंड ही चेंज कर देंगे, है ना। पता चले यहाँ पे कोई रिंग लगाओ, रिंग ग्रुप लगाओ, आप लोगों ने स्ट्रेट चेन लगा दी, तो कुल मिला के हमें इसके ऐसा, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बायो आइसोस्टेयर्स का यूज करते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड से ही इसको चेंज करते हैं जो कि इसी के जैसा हो, इसी के जैसा जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के देखने को मिलता है, एक हो जाता है क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स और दूसरा हो जाता है नॉन क्लासिकल। तो देखिए क्लासिकल की बात करें ना तो क्लासिकल मतलब कि जिसके अंदर मेनली देखिए इसके अंदर वैलेंसी भी सिमिलर होती है, शेप भी इसका सेम होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी हमें यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह भी हमें सिमिलर सा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, अमीन हो गया, ठीक है, और अमीनो ग्रुप हो गया, और उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गया, ये सारे हमारे जो है कह सकते हो क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसका भी देखिए इसका फर्दर क्लासिफिकेशन को तो ये हमारे फर्दर 5 टाइप के हो जाते हैं। पहला देखिए मोनोवैलेंट यानी कि ऐसे बायो आइसोस्टेयर्स जिनकी वैलेंसी 1 देखने को मिलती है, जैसे हमारा OH हो गया, NH2 हो गया। उसके बाद हमारा डाईवैलेंट बायो आइसोस्टेयर्स जिनमें हमें वैलेंसी जिसकी वैलेंसी 2 होती है ना,
तो इन सभी की वैलेंसी 2 देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कार्बोनिल हो गया, थायोकार्बोनिल हो गया, उसी तरीके से ट्राईवैलेंट में हमारे 3 वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी, सबका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ट्राईवैलेंट में हमारी 4 वैलेंसी हो जाती है। और रिंग इक्विवेलेंट मतलब कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे रिंग को ही रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे बेंजीन और पायरिडीन, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारे यहाँ पे सिमिलर से होते हैं। और नॉन क्लासिकल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमें सिमिलर सा ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे इनको नॉन क्लासिकल में रखते हैं, जैसे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और टेट्राजोल हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे ये दोनों हमारे नॉन क्लासिकल के एग्जाम्पल हो जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस एंड बायोलॉजिकल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इम्प्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म है, तो कई बार हम लोग यहाँ पे जब बायो एसोसिएट से रिप्लेस कर देते हैं ग्रुप्स को तो हमारा इंप्रूव हो जाता है। टॉक्सिसिटी, तो देखिए कुछ कुछ क्या होता है, हो सकता है कि कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हो सकता है, सिर्फ एग्जांपल के लिए कि CO हो सकता है टॉक्सिक हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जब N2 से रिप्लेस कर दिया तो हमारा टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है। इंक्रीज सेलेक्टिविटी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रुप को रिप्लेस कर देने से जो हमारी रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है वो भी बढ़ जाती है ना। और उसके बाद यहाँ पे इनहैंस्ड मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए कुछ बायो आइसोस्टेट्स जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा रैपिड, यानी कि देखिए भाई हमें पता है कि जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो जितना जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा उतनी जल्दी ड्रग क्या होगी, हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। और जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा उतना कम, यानी कि उतना लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, यानी उतनी कम देर तक दवा काम करेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बायोस्टर कभी कभी हम लोग जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो यहाँ पे रैपिड डिग्रेडेशन से बचाता है, जिसकी वजह से ड्रग की हाफ लाइफ क्या होता है कि ड्रग कितनी देर में हमारी ब्लड में आधी हो रही है, तो मतलब कि कह सकते हो ब्लड कितनी देर तक ब्लड में रह रही है वो बढ़ जाती है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ी हैं, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को। ना बात करें हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए सबसे पहली बात तो इसको हमें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में आप लोग को, जो आप लोग की 4th सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप लोग को ये वाला आइसोमेरिज्म काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम लोग समझें तो ज्योमेट्रिकल, देखिए आइसोमेरिज्म में सबसे पहली बात क्या होता है भाई, हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ज्योमेट्रिकल में देखिए, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, मतलब कि देखिए इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारे यहाँ पे स्विस फॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसके अराउंड में जनरली, या फिर कह सकते हो कि जो हमारा एटम होता है मेनली, ठीक है, उस एटम के अराउंड में हमारा ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिए तब आप लोग समझोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस बस यही आ रहा है कि यहाँ पे जो NH3 है ये दोनों एक ही साइड में, जबकि यहाँ पे NH3 क्या है, दोनों अपोजिट साइड में है ना। तो इसी की वजह से देखिए जब हमारे दोनों ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, सेम साइड में होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म, है ना। और जब हमारे दोनों ग्रुप यहाँ पे अपोजिट साइड में होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो एक ही ड्रग का सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, उसी ड्रग का ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, और यही हमारा हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारे एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो हमारा यहाँ पे डिफरेंट होता है हमारे ग्रुप के अराउंड में, है ना। अगर एक ही साइड है तो वो हमारा सिस फॉर्म, अपोजिट साइड है तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। और रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से क्या होता है भाई, हो सकता है कि जिसका सिस फॉर्म एक्टिव हो सकता है उसका ट्रांस फॉर्म ना एक्टिव हो। तो ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए जैसे जो हमारा सिस प्लेटिन होता है ये हमारी एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग होती है, लेकिन इसी प्लेटिन का हमारा जो ट्रांस फॉर्म होता है ये हमारा इनएक्टिव होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि हमारा यहाँ पे ये जो है हम लोग जब ड्रग बनाए तो हम लोग उसको सिस फॉर्म में ही रखें। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये देखिए क्या होता है, देखिए एक इसको अगेन हम लोग बता रहे कि काफ़ी डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट आप लोग समझिए कि कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी एक लाइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में देखा था, आप लोग को याद हो तो कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जबकि जब वो प्लेन पोलराइज, जो कि क्या होता है कि जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, जो है रोटेट कर देती हैं, ठीक है। अब ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जब भी हमारी ड्रग रोटेट कर देती है ना तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म refers to molecules that have the same chemical formula but exist in 2 mirror image। अब इसमें देखिए इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, इसमें बिल्कुल हमारा ड्रग बिल्कुल सेम होता है, बस एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यानी कि देखिए एक हमारा अगर इस तरह है तो दूसरा जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि देखिए दोनों सेम है, बस मिरर इमेज है। जैसे आप लोग को पता है मिरर में क्या होता है, मिरर में जब आप लोग देखते हो तो आप लोग को अपनी थोड़ा सा उल्टी इमेज दिखती है,
अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो जानो कि मिरर में आप लोग को जो लेफ्ट दिखता है ना वो एक्चुअल में राइट होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ओ एच यहाँ पे इस साइड है जबकि यहाँ पे इस साइड है, तो बिल्कुल लेफ्ट राइट हो जाता है, जो जो लेफ्ट में है वो राइट चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में। और इसी ये हमारी दो फॉर्म होती है अगेन, एक होता है एल फॉर्म, एक होता है डी फॉर्म सेम ड्रग का, ठीक है। तो यही होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारी ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लिवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारा क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और लिवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए एक ही ड्रग है, ठीक है, तो उसकी ये हमारा एल एल डोपा का मतलब जो हमारा लिवो रोटेटरी है, और डी डोपा का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब यही है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हो सकता है कि जो एल फॉर्म हो, ठीक है, लिवो रोटेटरी हो वो तो एक्टिव हो, लेकिन डी डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना एक्टिव हो। जैसे एल डोपा हमारा क्या होता है, एल डोपा हमारा पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने में यूज होता है, जबकि जो डी डोपा है ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें, ये इनएक्टिव है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब भी हमें दवा बनानी है तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे उसको एल फॉर्म में रखेंगे, है ना, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो यही होता है हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अगेन देखिए यहाँ पे अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को सिलेबस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा हो जाता है सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा आयोनाइजेशन सॉल्युबिलिटी इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में कवर कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में, और इसको हम लोग यहाँ पे अपनी वही जो है अपने फार्माकोलॉजी से कंपाइल कर देंगे। बट उससे पहले आप लोग के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे हो जाता है आयोनाइज्ड ड्रग्स आर जनरली मोर। तो यहाँ पे आप लोग के पास चार ऑप्शन है, तो आप लोग को बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग के पास चार ऑप्शन है, आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताना है। एंड अगेन अ ड्रग दैट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन विल हैव। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, चारों में आप लोग को जो सही है वो कमेंट करके बताना है। तो ये थे हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो देखिए भाई हम लोगों ने देखा कि जो दवा हमारी साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो देखिए अगेन हम लोग यहाँ पे ईज ऑफ स्टडी के लिए समझ लेते हैं कि साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद क्या होता है इसका मेटाबॉलिज्म। बट एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, साथ साथ ही होता है, और इसी फ्री ड्रग का हो रहा होता है। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि हमारी दवा साइड ऑफ एक्शन पे गई, और साइड ऑफ एक्शन पे क्या हुआ, अपना एक्शन शो करने के बाद भाई हमें उसे बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो होगा उसका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमारी दवा हम लोगों ने इतनी देर में क्या समझा, इतनी देर में हम लोगों ने ये समझा कि हमारी दवा होती है ज़्यादातर क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल, है ना, तभी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर हमें इसी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का जो सबसे मेजर रूट है वो है यूरिन। और यूरिन क्या होता है, यूरिन होता है वाटरी नेचर का। तो अगर यूरिन में हमें दवा को बाहर निकालना है तो भाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल नहीं पाएगी। इसको हमें अगर यूरिन से बाहर निकालना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रोफिलिक फॉर्म में, यानी कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। और इसी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है यही होती है मेटाबॉलिज्म, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसको हम लोग यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हमारी ड्रग है उसका नेचर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, यानी यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी ट्रांसफॉर्म और ड्रग इनटू मोर रेडली एक्सक्रीटेबल फॉर्म, यानी कि इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग को क्या होता है, वो ड्रग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिससे वो इजिली एक्सक्रीट हो सके, बाहर निकल सके। यानी कि सिंपल सी बात है, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ये मोर रेडली एक्सक्रीटेबल फॉर्म है, यह जल्दी बाहर जा सकता है। द प्राइमरी साइट क्या होता है भाई, ज़्यादातर हमारी 90% दवाओं का मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर में होता है। और देखिए लीवर के अलावा भी हमारा जो है किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी हमारा कुछ दवा का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। अब देखिए मेटाबॉलिज्म यूजुअली इन्वॉल्व एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन द लिवर दैट अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग। अब देखिए भाई किसी दवा को अगर हमें लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कराना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, यानी कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए जस्ट एग्जांपल के लिए है, मान लीजिए अगर हमारा कोई केमिकल स्ट्रक्चर हमें इस टाइप का है, ठीक है, तो या तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई रिंग फॉर्म में तो हम लोग उसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और मान लीजिए कोई हमारे स्ट्रेट चेन में तो हम लोग उसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। या फिर मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसके ऊपर कुछ ग्रुप अटैच कर दें,
यानी कि देखिए कुल मिला के हमें जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है ताकि वो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल, और ऐसा चेंज करेंगे कि चेंज करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर मिले वो वाटर सॉल्युबल हो, है ना। और इसमें देखिए ये काम करता कौन है, लिवर में भी ये काम कौन करता है, लिवर में भी ये काम हमारे एंजाइम्स करते हैं, यानी लिवर के अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, यही हमारे ये सब काम करते हैं। देखिए दीज रिएक्शंस मेक्स द ड्रग मोर वाटर सॉल्युबल एंड दस ड्रग बिकम इजियर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विया यूरिन और बाइल। यानी कि देखिए हमारी ड्रग क्या होता है भाई, मोर वाटर सॉल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से या तो ड्रग हमारी यूरिन से और या तो बाइल मतलब हमारा फीसेज के थ्रू, हमारे फीसेज के थ्रू भी ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। पर अगेन देखिए जैसे 90% दवा हमारी मेटाबलाइज होती है लिवर में, उसी तरीके से 90% दवा हमारी एक्सक्रीट होती है यूरिन से, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए अगेन अगर हम लोग सिंपली समझे तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग क्या करता है, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल या फिर कह सकते हो अनआयोनाइज्ड को आयोनाइज्ड। हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल, तो ये देखिए दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ अलग अलग चीज़ नहीं है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म को आयोनाइज्ड फॉर्म में, या तो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में। और यहाँ पे देखिए भाई मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रग की ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन को डिफाइन और ओवरऑल सेफ्टी प्रोफाइल। देखिए भाई मेटाबॉलिज्म अगर हमारा ड्रग का स्लो हो रहा है, देखिए जितना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ज़्यादा देर तक दवा हमारी बॉडी में रहेगी और उतना ज़्यादा उसका ड्रग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, लॉन्ग होगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी, तो यहाँ पे देखिए अगेन ये भी हमारा वही चीज़ आ जाता है कि भाई जितनी कम ड्रग हमारी मेटाबोलाइज होगी उतनी ज़्यादा ड्रग हमारी ब्लड में रहेगी, और जितनी ज़्यादा ब्लड हमारे ब्लड में रहेगी उतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन होगा, इतना ज़्यादा वो एक्शन शो कर पाएगी। और उसके बाद भाई देखिए सेफ्टी प्रोफाइल का मतलब है कि अगर हमारी दवा का मेटाबॉलिज्म ना हो तो दवा अगर ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में रही तो वो क्या होगा भाई, वो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट शो कर सकती है, अलग अलग जो है कह सकते हो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो सभी चीज़ों में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब देखिए अब यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जनरली क्या होता है, जनरली मेटाबॉलिज्म में हम लोग यही तो देख रहे हैं कि हम लोग लिपिड सॉल्युबल को क्या कर रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हो कि एक एक्टिव ड्रग को, ठीक है, मतलब कि देखिए लिपिड सॉल्युबल है तब तक वो क्या है, एक्टिव है यानी कि अपना एक्शन शो करती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। और अगर वाटर सॉल्युबल हो गई तो वो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी, है ना, कह सकते हो ज़्यादातर उसका, तो वो हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, है ना, इनएक्टिव हो जाएगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन देखिए मेटाबॉलिज्म में सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारे सिर्फ एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में कन्वर्ट होती है, बल्कि कुछ कुछ ऐसी ड्रग होती हैं, देखिए कुछ कुछ ऐसी ड्रग होती हैं कि क्या होती हैं कि वो पहले तो एक्टिव फॉर्म में होती ही हैं, यानी कि देखिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग बनाई जाती हैं कि वो एक्टिव ड्रग होती हैं, लेकिन जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो जैसे एक हमारा मान लीजिए इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये एक्टिव है, तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये ड्रग जिस फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो भी हमारा एक्टिव होती है, ठीक है, मतलब कि वो भी हमारा यहाँ पे इसका एक सेकंड एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है और ये भी अपना बॉडी में जाके एक्शन शो कर सकती है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक्टिव ड्रग को तो इनएक्टिव बनाया जाता है, ये सबसे मेजर चीज़ है कि ज़्यादातर हमारा क्या होता है मेटाबॉलिज्म में एक्टिव ड्रग यहाँ पे इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हमारा कुछ ऐसी ड्रग भी होती हैं जो कि एक्टिव होती हैं और उनका जो मेटाबोलाइट, देखिए मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। तो मेटाबॉलिज्म में कुछ हमारे ऐसे ड्रग भी होते हैं कि उनका मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, एक्टिव ड्रग अपनी दूसरी एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी कुछ दवा इस तरीके से डिजाइन करी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो ड्रग। तो ये प्रो ड्रग हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जिनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि स्टार्टिंग में तो होती है इनएक्टिव, लेकिन जब इस प्रो ड्रग का हो जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जब इस प्रो ड्रग का होता है मेटाबॉलिज्म तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में। यानी अब अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो मेटाबॉलिज्म हमारी तीन चीज़ें हो सकती हैं, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, एक्टिव ड्रग हमारी एक्टिव मेटाबोलाइट में भी, देखिए मेटाबोलाइट आप लोग समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट मिला अब वो चाहे एक्टिव हो इनएक्टिव उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट है। और इनएक्टिव ड्रग यानी कि प्रो ड्रग यानी कि कुछ हमारी ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो सकता है, वो भी हमारी यहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें मेटाबॉलिज्म में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी देखिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक एंजाइम के बारे में जो कि होता है साइटोक्रोम P450, जो कि हमारे लगभग कह सकते हो मोस्ट यानी कि लगभग 33% यानी कि लगभग जो है कह सकते हो नियरली 33 से लेके 40% जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म हमारा यही एंजाइम करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम हमारा मतलब यहाँ पे मतलब ये एंजाइम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा
मतलब 33 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा, ठीक है 33 तो हमारे इसके अंदर एक टाइप होता है। बेसिकली साइटोक्रोम P450 एंजाइम हमारा यहाँ पे कह सकते हो लगभग 80 से 90% दवाओं का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू ही होता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं। देखिए और भी एंजाइम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये हमारा वो एंजाइम होता है जो कि हमारा ज़्यादातर दवाओं का मेटाबॉलिज्म करता है। और देखिए यहाँ पे ये कोई एंजाइम सिंगल नहीं होता, बल्कि ये पूरा फैमिली ऑफ एंजाइम्स होती हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, यानी कि इनके अंदर हमारे और अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखिए साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन, यानी कि अब देखिए आपको पता है कि भाई एंजाइम हमारा किससे बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारा ड्रग को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको मेटाबोलाइज करते हैं। इन और देखिए इसमें अगर हम लोग साइटोक्रोम P450 में अगर थोड़ा समझें तो देखिए इसमें P का मतलब होता है पिगमेंट से, जो कि 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे साइटोक्रोम P450 में P हमारा वो पिगमेंट होता है जो कि 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। और इसमें देखिए CYP एंजाइम्स की कुछ हमारी वेरियस हमें फैमिलीज देखने को मिलती है, यानी कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, साइटोक्रोम 3A4, देखिए साइटोक्रोम P453A4 है ना, ऐसा नहीं कि साइटोक्रोम P450 के ही अलग अलग टाइप है, 3A4, 2D6, 2C19। अब यहाँ पे देखिए जो 3A4 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इन सभी का मतलब समझें तो यहाँ पे देखिए सेवरल फैमिलीज ऑफ CYP एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, यानी कि बहुत अलग अलग फैमिली होती हैं। दीज आर नेम्ड एज CYP, यानी कि देखिए अब इनका नेम कैसे होता है, सबसे पहले CYP होता है, यानी कि देखिए सबसे पहले CYP देखने को मिलता है, फॉलोड बाय ए नंबर, और उसके आगे पहला नंबर होता है 3, जैसे ये हमारा नंबर आ रहा है। अब इस नंबर का मतलब क्या होता है, ये नंबर यहाँ पे इनकी फैमिली को डिनोट करता है। और उसके बाद क्या होता है, देन अल्फाबेट, यानी कि उसके बाद हमारा एक अल्फाबेट होता है, जैसे ए है तो ये अल्फाबेट क्या होता है, सब फैमिली को डिनोट करता है। और उसके बाद फिर से एक नंबर होता है, और ये नंबर क्या होता है, ये नंबर हमारा स्पेसिफिक आइसोफॉर्म को शो करता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हमारा सबसे फेमस जो हमारा साइटोक्रोम P450 एंजाइम है जिसका नाम होता है CYP3A4, अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें 3 का मतलब फैमिली, A का मतलब सब फैमिली और 4 का मतलब स्पेसिफिक आइसोफॉर्म से होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है। और ये जो हमारा साइटोक्रोम P453A4 एंजाइम होता है, ये क्या होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमें हमें हमारे लीवर में देखने को मिलता है, ठीक है, लगभग 26% हमारा यही होता है लीवर में, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी मैक्सिमम परसेंटेज, यानी कि लगभग 33% ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हमारा यही एंजाइम करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बहुत सारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे ड्रग के फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बना रहे हैं, एक्टिव को इनएक्टिव कर रहे हैं। बट एक्चुअली होता कैसे, तो ये होता ऐसा है कि इसके अंदर हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और इन रिएक्शंस को हमारे कुछ एंजाइम यहाँ पे कराते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रिएक्शंस भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है हमारे यहाँ पे फेज 1 रिएक्शन, एक होती है हमारे यहाँ पे फेज 2 रिएक्शन। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है फेज 1, एक होती है फेज 2। अब होता क्या है, जैसे कोई मान लीजिए कोई ड्रग है, तो हो सकता है कि वो जो हमारी ड्रग है वो फेज 1 रिएक्शन में जाए, ठीक है, और फेज 1 में जाने के बाद वो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एलिमिनेट हो जाए। यानी कि देखिए हुआ क्या कि ड्रग है वो हमारी फेज 1 के अंदर कुछ रिएक्शन होती है, तो उन रिएक्शंस के अंदर गई, उसका यहाँ पे क्या हुआ, उसका यहाँ पे इनएक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव, ठीक है। और इनएक्टिव मेटाबोलाइट क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ भाई देखिए सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ड्रग को जो है कह सकते हो जनरली, ठीक है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ड्रग हमारी क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमें अल्टीमेटली किसमें, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है, वाटर सॉल्युबल में। तो हो सकता है कि जो ड्रग है वो हमारी सबसे पहले फेज 1 में जाए और यहाँ पे क्या हो, वो डायरेक्टली हमारा वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाए। या फिर कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारी फेज 2 में जाती हैं, और फेज 2 में जाने के बाद क्या होता है, हमारी वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, उनका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जो कि फेज 1 में पहले जाती हैं, लेकिन क्या होता है वो तब भी यहाँ पे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाती हैं। तो वो क्या होता है, वो फेज 1 में जाने के बाद फर्दर फेज 2 में जाती हैं। और देखिए फेज 2 आप लोग ऐसा समझिए कि फेज 2 हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें अगर कोई ड्रग गई, चाहे वो डायरेक्ट जाए चाहे फेज 1 से होके जाए, फिर वो 100% वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो ही जाएगी, यानी 100% वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों हमारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ हमारी डायरेक्ट फेज 1 में जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कुछ हमारी डायरेक्ट फेज 2 में जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। लेकिन कुछ क्या होता है, पहले फेज 1 में जाती हैं, फिर यहाँ पे फेज 1 से फेज 2 में जाती हैं, फेज 2 में जाने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो बस यही है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फेज 1 और फेज 2 में भी हमारा 2 टाइप की चीजें आप लोग को देख रहे होंगे, एक होता है माइक्रोसोमल, एक होता है नॉन माइक्रोसोमल। देखिए माइक्रोसोमल का मतलब वो एंजाइम जो कि हमारा, देखिए ये सारे एंजाइम कहाँ होंगे भाई, ये सारे एंजाइम हमारे लिवर में होंगे, ठीक है, ये सारी रिएक्शन हमारी लिवर में हो रही है।
तो लिवर सेल्स के जो एंजाइम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसोमल, और जो हमारे बाकी जगह होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल। तो देखिए फेस 1 के अंदर जितनी रिएक्शन होती हैं इनमें हमारे दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, यानी कुछ रिएक्शन हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम कराते हैं, कुछ हमारे नॉन माइक्रोसोमल कराते हैं। लेकिन फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में देखिए होता है इसमें भी दोनों है, लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारा सिर्फ एक रिएक्शन होती है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा होती है, और बाकी ये सारी जो रिएक्शन है ये सारी हमारी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कराते हैं। तो देखिए फेस 1 में बात करें, फेस 1 में हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन ये सारी रिएक्शन हो जाती हैं। और फेज 2 में हमारा माइक्रोसोमल के अंदर हमारा ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन हो जाता है, और नॉन माइक्रोसोमल के अंदर हमारा यहाँ पे एसिडाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन ये सारी हमारी रिएक्शन हमारी फेज 2 में हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज 1 रिएक्शन के बारे में। अगेन देखिए यहाँ पे जो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत आंसर पता चल चुका है तो आप लोग इन सभी का आंसर यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। और बाकी हम लोग लास्ट में देखेंगे और अच्छे से, तो आप लोग को इन सभी का आंसर यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। फेज 1 रिएक्शंस की बात करें तो फेज 1 रिएक्शन देखिए ये हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए फेज 1 रिएक्शन है तो इसमें हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपको पता है जैसे OH हो गया, ठीक है, हमारा फिनॉल वगैरह हो गया, तो ये सारे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं अपनी फेज 1 रिएक्शन में, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप लोग समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन कराना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल कराना। तो अगर हम लोग किसी ड्रग से ऑक्सीजन को ऐड करा रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करा रहे हैं तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन। और देखिए ऑक्सीडेशन कराने में हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है ये हमारे मोर पोलर, अच्छा यहाँ पे देखिए पोलर, नॉन पोलर, इसमें भी कंफ्यूज मत होइए। पोलर का मतलब वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर का मतलब लिपिड सॉल्युबल लाइपोफिलिक, ठीक है, विच कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड और इजिली एक्सक्रीट हो जाती हैं। अब इसमें एग्जांपल की बात करें फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, प्रोप्रेनोलोल ये सारी हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन की बात करें तो इसमें रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है, इसमें हमारा एडिशन होता है हाइड्रोजन का या तो रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, जस्ट उल्टा, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा सा लेस कॉमन है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें हमारा क्लोरम फेनिकॉल हो गया, वारफरिन हो गया, ये सारी हमारी ड्रग्स होती हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो देखिए जब भी वाटर की प्रेजेंस में किसी ड्रग का ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और ये हमारा देखिए ये हमारा ईस्टर्स और अमाइड्स की जो ड्रग्स होती हैं उनमें मोर कॉमन होता है। और ये हमारा जो भी एंजाइम ईस्टरेसेस होते हैं, अमाइडेसेस और पेप्टाइडेसेस, ये सारे एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोलिसिस में। साइक्लाइजेशन की बात करें बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, CH3 CH2 CH3, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया साइक्लाइजेशन। और मान लीजिए डिसाइक्लाइजेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए साइक्लिक है और इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइक्लाइजेशन कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया डिसाइक्लाइजेशन। यानी इसमें देखिए इन दिस स्ट्रेट चेन कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, एग्जांपल हो गया साइक्लोग्वानिल फ्रॉम प्रोग्वानिल, यानी प्रोग्वानिल को हम लोगों ने साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट करके यहाँ पे साइक्लाइजेशन कर दिया। और डिसाइक्लाइजेशन में क्या होता है हम लोग यहाँ पे रिंग चेन को, स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे फेज 1 रिएक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं अपने फेज 2 रिएक्शंस के बारे में। देखिए फेज 1 रिएक्शंस में हमारी ड्रग जो है जाके मेटाबोलाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई ड्रग हमारी फेज 2 में गई तो फिर वो 100% मेटाबोलाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका यहाँ पे डायरेक्ट एक्सक्रीशन होगा, यानी कि वो 100% इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फेज 2 की बात करें तो फेज 2 देखिए इनको हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ पोलर ग्रुप्स को अटैच करते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स को अटैच करते हैं, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट, एसिटाइल, मिथाइल, ये सारे ग्रुप हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं। तो देखिए इन रिएक्शंस के अंदर हम लोग बात करें तो हमारा हो गया ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिडाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ये सारी हमारी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल होने वाला है, जो भी वर्ड आगे लिखा है बस यही ग्रुप हमारा अटैच होगा। जैसे ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन में क्या होगा, हम लोग ऐड करेंगे ग्लूकोरोनिक एसिड को, और ये हमारा कौन सा एंजाइम कराता है, यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेसेस। ये हमारे एंजाइम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें क्लोरम फेनिकॉल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इन सब का हमारा कह सकते हो मेटाबॉलिज्म इन रिएक्शंस के थ्रू होता है।
अच्छा देखिए, एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आप लोग को एक ही ड्रग बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में देखने को मिले, बट यहाँ पे देखिए एक ड्रग का जो है बहुत अलग अलग टाइप से भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एसिटाइलेशन की बात करें तो इसमें हम लोग एसिटाइल ग्रुप को अटैच करते हैं, और यहाँ पे ये एन एसिटाइल ट्रांसफरेसेज के द्वारा हमारा कराया जाता है, ये वाला एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फोनामाइड आइसोनायाजाइड, ठीक है। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, मिथाइल ट्रांसफरेसेज हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल हो गया मिथाइल डोपा, मर्केप्टोप्यूरिन। और उसके बाद सल्फेट कॉन्जुगेशन में हम लोग यहाँ पे सल्फेट ग्रुप को अटैच कराएंगे, और सल्फो ट्रांसफरेसेस हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और क्लोरमफेनिकॉल, मिथाइल डोपा, ये हमारे ड्रग्स होते हैं जिनका सल्फेट कॉन्जुगेशन हो सकता है। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में ग्लाइसिन को ऐड करेंगे, ग्लाइसिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेसेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा। और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में ग्लूटाथायोन को ऐड कराएंगे, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेसेज इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारा जो भी फैक्टर्स है उनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एज देखिए क्या है, एज भाई सिंपल सी बात है कि जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका लिवर यहाँ पे फुली डेवलप नहीं होता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है। और जो एल्डर यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड एज होते हैं, उनका भी लिवर यहाँ पे टाइम के साथ जो है लिवर फंक्शन जो है डिक्लाइन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उनमें भी मेटाबॉलिज्म हमें स्लो देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटिक्स की बात करें तो कुछ कुछ लोग के जेनेटिक ही इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है, या फिर कुछ कुछ लोग के काफ़ी वीक होते हैं, थोड़ा स्लो हो सकता है। लिवर हेल्थ की बात करें भाई, सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है, तो लिवर को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो लिवर अगर डैमेज है तो मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेंडर नहीं है, बेसिकली ये हमारा ड्रग इंटरेक्शन है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे है ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है, इसको हम लोग अभी नोट्स में सही कर देंगे। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि जब भी हम लोग यहाँ पे दो दवा को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो वो दवा जो है एक दवा का मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है तो स्लो कर सकती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग दो दवा को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट या स्लो दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है हम लोगों ने कौन सी दवाओं को लिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे डाइट एंड लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ जूसेस की बात, जैसे मान लीजिए ग्रेप फ्रूट जूस अगर आप लोगों ने लिया तो ये हमारा कुछ दवा का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी दवा ब्लड में ज़्यादा देर तक रहेगी। और देखिए स्मोकिंग या अल्कोहल की बात करें तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा भाई, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक चीज़ आप लोग पकड़ लीजिए, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, स्लो, तो हमारा क्या होगा, ड्रग हमारा ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगी, ब्लड में रहेगी, और ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म यहीं पे फास्ट है तो ड्रग हमारी कम देर तक बॉडी में रहेगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट उल्टा होता है। और जेंडर की बात करो तो यहाँ पे देखिए भाई, मैन एंड वुमेन में भी कुछ ड्रग्स का यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे मेटाबॉलिज्म रेट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर हार्मोन। आप लोग को पता है मैन और वुमेन में हार्मोन्स यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, समझ रहे होगे आप लोग।